नमस्कार, स्टेट लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। सबसे पहले बात करेंगे बिहार की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के भूपतिपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में मीठापुर महुली पुनपुन परियोजना के तहत 1105 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित एलिवेटेड पथ का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र से उनका पुराना लगाव है और हमेशा यहाँ की समस्याओं के बारे में जानकारी लेते रहते हैं। यह एलिवेटेड रोड सेपारा से महुली तक की दूरी को महज 5 से 6 मिनट में पूरा करने में मदद करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र के विकास के लिए कई योजनाएं और कार्यक्रम चलाए गए हैं। इस पथ के निर्माण से गयाजी, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद और राजगीर जाने में लोगों को सुविधा होगी। उद्घाटन समारोह में मौजूद गणमान्य व्यक्ति थे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, जल संसाधन सह संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी और पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, रविशंकर प्रसाद, रविंद्र प्रसाद सिंह। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मीठापुर महुली एलिवेटेड का निर्माण सेपारा पुल के ऊपर से होगा और मीठापुर फ्लाईओवर गोलंबर पर आकार मिलेगा, जिसे 2 महीने में पूर्ण करने का लक्ष्य है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पटना में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए सरकार को भ्रष्ट, परिवारवाद से ग्रस्त और कमजोर बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचेत अवस्था में हैं, उन्हें खुद नहीं पता कि उनके आसपास क्या हो रहा है। बिहार की कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। सरकार रिटायर्ड अफसरों के भरोसे चल रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में ट्रांसफर और पोस्टिंग चढ़ावे के हिसाब से हो रहे हैं। यहां तक कि मुख्यमंत्री आवास में भी सौदेबाजी चल रही है। ये भी कहा गया कि जेडीयू कार्यकारी अध्यक्ष की बेटी को बिना अनुभव के सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट जनरल बनाया गया। डी.के. बोस की पत्नी को महिला आयोग में नियुक्त किया गया। आवेदन में पति का नाम छिपाकर पिता का नाम दिया गया। आरोपों का दौर जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि सरकार में बेटा, दामाद और पत्नी को जिम्मेदार पद सौंपे जा रहे हैं। यह रबड़ी मॉडल की तरह है। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार से 5 तीखे सवाल पूछे। तेजस्वी ने पूछा कि कितने अधिकारियों की पत्नियों को सरकारी नौकरी मिली है, सरकारी शिक्षा को खत्म कर कितने अफसरों के बच्चों को विदेश भेजा गया, कितने अफसरों के बच्चों की कंसल्टेंसी कंपनियों को सरकार से काम मिला है, कितने अधिकारियों ने जमीनों में भारी निवेश किया है, क्या सरकार सिर्फ चहेतों और रिश्तेदारों के लिए ही चलाई जा रही है। तेजस्वी ने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री से निवेदन है कि अब जमाई आयोग भी बनाया जाए। लालू यादव को नोटिस में जवाब देते हुए कहा कि हम नोटिस का जवाब देंगे, डरने वाले नहीं हैं। ये होना चाहिए। हम लोग भी मंत्री होते थे तो एफिडेविट देते थे, सारा चीज देते थे। यानी अब साफ दिखाता है कि मुख्यमंत्री जो लेते हैं, पता नहीं अधिकारियों का लेते हैं कि नहीं लेते हैं, वो एक तरफ देखते भी नहीं होते। यहाँ इसका वैल्यू ही खत्म हो गया, कोई नेग्लेक्ट कर दिया गया, ये सब चीज नहीं चलने वाली। क्योंकि मुख्यमंत्री जो है पूरी तरीके से अचेत अवस्था में है। अब ये सरकार जाने वाली है। अब जब सरकार जाने वाली है तो जितना लूटना है बिहार के खजाने को, ये लोग लूटने का काम कर रहे हैं। इस पे है ना, चला चली की बेला, चला चली की बेला, मुख्यमंत्री है अकेला। ये स्थिति बनी हुई है। मतलब जितना लूटना है लूट लो, अब तो हम लोग जाने वाले हैं, अब मुख्यमंत्री तो अकेला होगा। सबको पता है कि ये सरकार जा रही है, इसलिए चला चली की बेला में भूजा पार्टी और चंद भ्रष्ट अधिकारी दोनों हाथों से गरीब राज्य जैसा बिहार को लूटने का। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने अपनी बिहार बदलाव यात्रा के तहत लगातार अलग अलग जिलों और प्रखंडों में लोगों से संवाद किया और स्थानीय पत्रकारों से भी बात कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीती रात मधुबनी में जनसभा को संबोधित करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि झंझारपुर में जो भी भीड़ उमड़ी है वह प्रशांत किशोर या जनसुराज की ताकत नहीं है, यह बिहार के
उन सभी लोगों की ताकत है जो बिहार में बदलाव चाहते हैं। अब तक लोग लालू के डर से भाजपा को और भाजपा के डर से लालू को वोट देते रहे, लेकिन अब जनता को जनसुराज का बेहतर और ईमानदार विकल्प दिख रहा है। इसके साथ ही उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा उन्हें बरसाती मेंढक कहे जाने पर जोरदार पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हम पिछले 3 साल से बिहार में हैं और अगर हम मेंढक हैं तो मेंढक की तरह बिहार की जनता के लिए आवाज उठा रहे हैं, टर्रा रहे हैं कि ये अब लोग बिहार को लूट नहीं पाएंगे। मेरे भाई, इस बार बिहार की जनता सरकार बनाने जा रही है। आप ये निश्चित जानिए, ये जो भीड़ है ये प्रशांत किशोर की ताकत नहीं है, ये जनसुराज की ताकत नहीं है, ये बिहार के उन सारे लोगों की ताकत है जो बिहार में बदलाव चाहते हैं। तेजस्वी यादव कह रहे जो 30-35 साल से लालू के डर से मोदी और भाजपा, मोदी और नीतीश और भाजपा के डर से लालू को जो लोग वोट देते रहे हैं, उनके सामने एक सीधा ईमानदार विकल्प उनको दिख रहा है। जनता को नया रास्ता दिख रहा है, उनको अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य दिख रहा है और निश्चित तौर पर नवंबर में बिहार में नया मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, नई व्यवस्था, नई सरकार बनने। खबर सहरसा से है, जहां कहरा प्रखंड क्षेत्र के सोनबरसा कचहरी के दुर्गा मंदिर प्रांगण में चिंतन संवाद का कार्यक्रम आयोजन किया गया। बता दें, आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष नीरज गुप्ता, कर्नाटक के पूर्व डीजीपी बीके रवि सहित सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ जुटी रही। संवाद कार्यक्रम के दौरान पिछड़े, अति पिछड़े एवं दलित के राजनीतिक अधिकार के लिए चर्चा की गई। इस दौरान मंच का संचालन कर रहे नीरज गुप्ता ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पिछड़ा अति पिछड़ा दलित समाज को अपने राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़ना होगा। उन्होंने कहा कि कोई भी समाज या कोई भी जाति यह नहीं कहती है कि विधानसभा किसी एक जाति का है, लेकिन हमारे अपने अधिकारों को नहीं पहचानने के कारण कुछ लोग हमारे समाज और राजनीतिक दलों को गुमराह करके हमें अधिकारों से वंचित करने का काम कई वर्षों से करते आ रहे हैं। का उद्देश्य है कि जो लगातार आज़ादी के बाद से, देश की आज़ादी के बाद से जो हम लोगों का इलाका है, ये मूलतः यहाँ पिछड़े, अति पिछड़े, वंचित समाज, दलितों की बड़ी आबादी है, जिनको आज तक राजनीतिक रूप से लोग हाशिए पर रखा, जिनको उनके हक और हकूक़ के सवाल पर कभी उनका हक नहीं मिला। उसके लिए गैर बराबरी का जो सवाल है, उसके खिलाफ हम लोग अब मैंने लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, संघर्ष करने के लिए हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दिया है। अब लड़ाई होगी और आर पार की लड़ाई होगी, आपको बराबरी का हक देना होगा। खगड़िया में करंट लगने से बच्चे की मौत हो गई। बता दें, खगड़िया जिले के बेलदौर थाना क्षेत्र में घरेलू विद्युत के पंखा के स्विच लगाने के दौरान 7 वर्षीय किशोरी की मौत के इलाज के क्रम में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेलदौर में हो गया। जानकारी के मुताबिक नगर पंचायत बेलदौर क्षेत्र के खर्रावासा निवासी मिथिलेश शाह के 7 वर्षीय पुत्री करिश्मा कुमारी अपने घर में लगे पंखे के स्विच बोर्ड में लगा रहे थे। इसी दौरान बाएं हाथ की कनिष्ठी उंगली में करंट लग गया। करंट लग जाने के बाद परिजनों के द्वारा आनन फानन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेलदौर में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान किशोरी की मौत हो गई। रोहतास में आपसी रंजिश के चलते युवक पर हमला किया गया। बता दें, रोहतास जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के राजपुर निवासी चंदन भगत को आपसी रंजिश में एक युवक ने चाकू से हमला कर घायल कर दिया। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में युवक को इलाज के लिए स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए सासाराम रेफर कर दिया है। घायल युवक राजपुर बाजार का ही 30 वर्षीय चंदन भगत बताया जा रहा है। मामले में पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। ये घटना आज करीब 11:15 बजे सुबह की है। जो घायल व्यक्ति हैं चंदन कुमार भगत उर्फ चंदन माली, पिता हेमचंद्र भगत, साकिन थाना राजपुर। ये बस से आज डिहरी जा रहा था, तो बस राजपुर चौक से करीब 100 मीटर आगे बढ़ी होगी। तब तक अभियुक्त जो है आज़ाद, मोहम्मद आज़ाद, एहतियातन आसपास के सभी थाना को मेरे द्वारा वहां भेजा गया, बजरा टीम को भेजा गया और मैं भी स्वयं वहां पर पहुंचा। घटनास्थल और वहां की स्थिति का अवलोकन मैंने किया है
स्थिति पीसफुल है। ये दो व्यक्तियों के बीच का विवाद है, इसमें किसी तरह का अन्य कोई दूसरा रंग नहीं है। और आज की घटना के संबंध में राजपुर थाना कांड संख्या 8425 दर्ज किया गया है और अनुसंधान किया जा रहा है। बात करेंगे झारखंड की। उत्तराखंड के केदारनाथ के पास हुए हेलीकॉप्टर हादसे पर अब झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। इस हादसे पर दुख जताते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने केंद्र सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए और केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापू से तत्काल इस्तीफा देने की मांग की। तो वहीं इस मांग के साथ मंत्री ने सवाल किया कि आखिर हर साल केदारनाथ यात्रा में हादसे क्यों होते हैं, क्यों श्रद्धालुओं की सुरक्षा में इतनी लापरवाही बरती जा रही है। जानकारी के अनुसार इरफान अंसारी ने विशेषकर सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर के उपयोग पर सवाल उठाया और केंद्र सरकार को झारखंड का उदाहरण देते हुए सोशल मीडिया पर ट्वीट जारी कर लिखा कि राज्य के देवघर जिला स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन वहां कभी भी ऐसी दुर्घटना नहीं होती। रांची में सरकारी डॉक्टरों की विदेशी यात्रा पर सख्ती दिखाई गई है। झारखंड के सरकारी डॉक्टरों और अन्य पदाधिकारियों के लिए अब भविष्य में विदेशी दौरा करना पहले जितना आसान नहीं होगा। दरअसल राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने उनकी विदेशी यात्रा पर यह शर्त लगा दी है कि किसी भी सरकारी डॉक्टर या पदाधिकारी को इसके लिए विभाग से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। विदेशी यात्रा के लिए डॉक्टरों को सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग को शपथ पत्र सौंपना होगा और ऐसा नहीं करने पर स्वास्थ्य विभाग उनके खिलाफ सख्त कदम उठा सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के सरकारी डॉक्टर बिना अनुमति के विदेशी यात्रा के नाम पर बिना सूचना दिए मुख्यालय तक छोड़ दे रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई और मरीजों के इलाज भी प्रभावित हो रहे हैं। जिसके मद्देनजर रखते हुए स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने ये निर्देश जारी किया है। पर बात करेंगे। छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग सीजन 2 के समापन समारोह में हिस्सा लिया। बारिश के कारण फाइनल मैच नहीं हो सका, इसलिए रायपुर राइनोस और राजनागंद गांव पैंथर्स को संयुक्त विजेता घोषित किया गया। मुख्यमंत्री ने विजेता टीमों को विनर्स कैंप कप सौंपा और खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और इस आयोजन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ बधाई का पात्र है। यहाँ पर CPL छत्तीसगढ़ का बड़ा सौभाग्य था कि छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ यहाँ पर CPL सीजन 2 का आयोजन किया था, जिसमें छत्तीसगढ़ के हमारे क्रिकेट जगत के जो स्टार हैं उनको खेलने का अवसर मिला और आज फाइनल था, लेकिन मौसम खराबी के कारण फाइनल मैच हो नहीं पाया और जो फाइनल में रायपुर और राजनांदगांव की टीम खेलती उनको जॉइंट विनर घोषित किया गया और बड़े भव्यता के साथ इस समापन समारोह अभी संपन्न हो रहा है। और इसमें सौभाग्य की हमारे प्रदेश के खेल मंत्री टंकराम वर्मा जी उपस्थित हुए, हमारे BCCI के वाइस प्रेसिडेंट श्री राजीव शुक्ला जी उपस्थित थे, बलदेव भाटिया जी, प्रभतेश भाटिया जी और CS के सभी पदाधिकारी और हजारों की संख्या में दर्शकों की उपस्थिति में ये समापन समारोह संपन्न हुआ। केशकाल बाईपास को सरकार ने मंजूरी दे दी है, जिसकी लागत लगभग 308 करोड़ रुपए होगी। यह बाईपास 11.3 किलोमीटर लंबा होगा और बस्तर की लाइफलाइन साबित होगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर इसकी मांग की थी। इस बाईपास के निर्माण से नक्सलवाद पर लगाम लगेगी, व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और आवागमन सुरक्षित होगा। इससे क्षेत्र के लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और जीवन स्तर में सुधार होगा। उप मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार का आभार जताया और कहा कि यह बाईपास क्षेत्र की तस्वीर बदलेगा। साथियों, राम राम, जय जोहार। भारत सरकार से एक और बड़ी उपलब्धि आज छत्तीसगढ़ को मिली है। आज देश के
सड़क एवं परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी ने 308 करोड़ रुपए की एक बड़ी राशि स्वीकृत की है। और वो राशि किस सड़क के लिए, तो आप सब जानते हैं कि बस्तर को जोड़ने वाली एकमात्र सड़क है और उस सड़क में राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 30 केस्काल घाट पड़ता है। वर्तमान में केस्काल घाट में 10 हेयर पिन बेंड है और आए दिन दुर्घटनाएं होती है और आवागमन में भी बहुत विलंब होता है। प्रतिदिन लगभग 11,000 गाड़ियां उस केस्काल घाट से निकलती है। कवर्धा में शासकीय भूमि पूजन भूमि सीमांकन को लेकर विवाद हो गया। नायब तहसीलदार विकास जैन और राजस्व निरीक्षक चंद्रशेखर राजपूत और राजस्व निरीक्षक कामेश्वर छत्री ने शासकीय भूमि डबरी का सीमांकन किया है, जो कवर्धा शहर के बीच में स्थित है और गुरु नाला से लगी हुई है। इस भूमि का रकबा 2 एकड़ से अधिक है और खसरा नंबर 551/2 है। नायब तहसीलदार और राजस्व निरीक्षकों ने शासकीय भूमि का सीमांकन किया है और आरोप है कि उन्होंने लगानी भूमि को भी शासकीय भूमि के साथ सीमांकन कर दिया है। लगानी भूमि खसरा नंबर 552/2 अफजल खान के नाम पर है, लेकिन नायब तहसीलदार और राजस्व निरीक्षकों ने से शासकीय भूमि के साथ सीमांकन कर दिया है। अनुविभागीय अधिकारी ने लगानी भूमि के सीमांकन का आदेश दिया था, लेकिन नायब तहसीलदार ने इसे मानने से इनकार कर दिया। रायपुर पुलिस ने एक बांग्लादेशी दंपति को गिरफ्तार किया है, जो पिछले 16 साल से अवैध रूप से शहर में रह रहे थे। आरोपियों की पहचान मोहम्मद दिलावर और उनकी पत्नी परवीन बेगम के रूप में हुई है, जो मूल रूप से बांग्लादेश के मुंशीगंज जिले के रहने वाले हैं। 49 वर्षीय दिलावर ने पुलिस को बताया कि वह 15 साल पहले भारत बांग्लादेश की सीमा पार कर बनगांव के रास्ते भारत आया था। शुरुआत में वह मुंबई और नागपुर में रहा, फिर रायपुर आ गया। यहाँ उसने अंडा और बिरयानी का ठेला लगाकर जीवन यापन किया। 44 वर्षीय परवीन बेगम दिलावर की पत्नी है। वह अपने पति के साथ रायपुर में रह रही थी और उनके पास जो भी फर्जी दस्तावेज बरामद हुए हैं, बरामद दस्तावेज हैं फर्जी पासपोर्ट, 8वीं कक्षा की फर्जी मार्कशीट जिसमें दिलावर की उम्र 35 वर्ष दर्शाई गई है। आधार कार्ड, मोबाइल फोन और सिम भी बरामद किए गए हैं। बात करेंगे महाराष्ट्र के पुणे में बड़ा पुल हादसा हो गया। बता दें, महाराष्ट्र के पुणे जिले के मावल तहसील के कुंडमाला गांव के पास में रविवार को दोपहर 3:30 पर इंद्रायणी नदी पर बना पुल ढह गया। घटनास्थल पर मौजूद अधिकारियों के मुताबिक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 18 लोग घायल हैं। एनडीआरएफ की टीमों ने 51 लोगों का रेस्क्यू किया। कुछ लोग अभी भी लापता हैं। इससे पहले हादसे के बाद घटनास्थल पर पहुंचे विधायक सुनील शेलके ने दावा किया था कि 6 लोगों की मौत हो चुकी थी। हालांकि सीएम देवेंद्र फडणवीस और पुणे जोन 2 के डीसीपी ने 2 लोगों की मौत की पुष्टि की है। 2 लोगों की मौत हॉस्पिटल में इलाज के दौरान हुई। बताया जा रहा है कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब कई लोग नदी के तेज बहाव को देखने के लिए खड़े थे। अचानक पुल टूट गया और कई लोग नदी के तेज बहाव में बह गए। पुणे से कुंडमाला की दूरी 30 किलोमीटर है। यह जगह मुंबई के रास्ते में एक्सप्रेसवे में एंट्री करने से पहले स्थित है। पुणे के पास पर्यटन स्थल कुंडमाला के समीप इंद्रायणी नदी पर स्थित पुराने पुल के गिरने की घटना को उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अत्यंत दुखद और पीड़ादायक बताया है। उप मुख्यमंत्री शिंदे सतारा जिले के दरे गांव में ठहरे थे। वहीं उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के सभी पुराने पुलों का स्ट्रक्चरल ऑडिट होना चाहिए और ऐसे दिशा निर्देश दिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस घटना की पूरी जांच की जाएगी। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ
कार्रवाई की जाएगी। इथं पूर्णमळा नावाचं पर्यटन स्थळ आहे आणि त्या इंद्रायणी नदीच्या वर एक जुना पूल लोखंडी पूल वाहून गेल्यामुळे पडल्यामुळे त्या ठिकाणी दुर्घटना घडलेली आहे। मी जिल्हाधिकाऱ्यांशी बोललो, जिल्हाधिकारी स्वतः त्या ठिकाणी घटनास्थळी पोहोचत आहेत। 3:30 वाजताची जवळपास ही घटना घडलेली आहे। घटना अतिशय दुर्दैवी आहे आणि वेदनादायी आहे। यामध्ये जिल्हाधिकारी यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर ते म्हणाले 38 लोकांना सुरक्षित बाहेर काढले। NDRFची टीम, लोकल रेस्क्यू टीम त्या ठिकाणी काम करते आहे। स्थानिक लोक देखील मदत करत आहेत आणि बचाव कार्य सुरू आहे। 2 लोकांचा मृत्यू झाल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे। 6 लोक जखमी आहेत ही माहिती दिली आहे आणि अनेक लोकांना आता वाचवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे। त्यामुळे हे लोक जखमी आहेत, त्यांच्यावर चांगले उपचार करणे, त्यांचा जीव वाचवणे आणि बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में पिपरिया तहसील के पंचमढ़ी के ग्राम सिंगानमा में रविवार तकरीबन रात्रि 9 बजे सतपुड़ा टाइगर रिजर्व बीट सिंगानमा में घर के बाहर मां के सामने खेल रहे 3 वर्षीय बच्चे पर अचानक तेंदुए ने हमला कर दिया। हमले के दौरान आसपास के लोगों ने तेंदुए को भगाया मगर बच्चे की जान नहीं बचा सके। वहीं तुरंत इस घटना की सूचना वन विभाग की टीम को दी गई। टीम ने मौका स्थल पर पहुंचकर घायल बच्चे को पिपरिया शासकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों की टीम ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। इस मामले की STR की टीम ने जांच शुरू कर दी है। एक बच्चे को लेके आए थे, कुछ उसके परिजन थे, कुछ फॉरेस्ट के भी स्टाफ था। पहला नाम बताया था बच्चे का, लगभग 3 साल उन्हें उम्र बताई थी। तो यहाँ मृत अवस्था में ही लेके आए थे। बताया गया था कि तेंदुआ ने हमला कर दिया था। तो तहरीर भी बच्चे की मौत हो गई। जी। नर्मदापुरम के हिल स्टेशन पंचमढ़ी में भाजपा के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन मंत्री, सांसद और विधायकों के बीच एक सांप ने एंट्री मार ली। सांप की मौजूदगी से कुछ समय के लिए सांसद विधायकों में डर बैठ गया। इसके बाद सर्प विशेषज्ञ ने मौके पर पहुंचकर सांप को पकड़ने का रेस्क्यू किया। जब तक सांप का रेस्क्यू नहीं किया गया तब तक सभी के बीच सांप को लेकर चर्चाएं होती रहीं। हालांकि प्रशिक्षण स्थल होटल ग्लेन व्यू में रेस्क्यू करने के बाद सर्प मित्र देवेंद्र अहिरवार ने बताया कि प्रशिक्षण स्थल के आसपास एक सांप देखा गया था। मौके पर पहुंचकर मैंने उसे देखते ही पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सांप ने मुझसे छूटकर एक बिल में चला गया। हालांकि यह रेड स्नेक सांप था, इस कारण खतरे की कोई बात नहीं है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।